हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 5 के बारे में, जहाँ पे हमें डिस्कस करना था एग्रीकल्चरल सेक्टर को। और इस कंप्लीट टॉपिक के नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर के, आज की वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, ये समझेंगे। दूसरा रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज्यादा डिक्लाइन क्यों आ रहा था, और इसके बाद पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ठीक है, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है और हमारी इकोनॉमी क्या है, बैकबोन। क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है ना वो इंडिया की किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, अपनी इनकम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लिवलीहुड के लिए, ठीक है। तो हर तरीके से जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा था हमारे लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ना जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, कम होती चली गई। और जो हमारे बाकी सेक्टर थे, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, वो बहुत तेजी से ग्रो करने लग गए। यानी कि जब हम आजाद हुए उस टाइम के बाद सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक जब हमने कुछ रिवॉल्यूशन चलाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया, व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया, ब्लू रिवॉल्यूशन चलाया, क्या क्या होता है सबके बारे में बात करेंगे। तो उन रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ ग्रोथ आई, लेकिन हमें जो है ना एनुअल ग्रोथ रेट जब हम देखते चले गए तो वो लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फॉल करता चला गया था। तो इस बात का मतलब क्या है कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो गई थी, वो या तो रुक गई थी या फिर डैमेज हो रही थी। दूसरा हमने चीज क्या देखी कि भाई जो टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट 6% की रेट से ग्रो कर रही थी। उसका एक मेन रीजन ये भी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ऑलमोस्ट ग्रोथ थी पहले से ही, यानी कि एग्रीकल्चर को, मैं फिर बोलूंगा, एग्रीकल्चर को आज का सेक्टर तो है नहीं, वो बहुत पहले चलता आ रहा था, जिसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन थी या फिर जो हमारे रिसोर्सेज थे वो पहले ही बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। यानी कि हम और ज्यादा रिसोर्सेज वहां पे इंप्लॉयड नहीं कर सकते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ना हम और ज्यादा लोग लगा सकते हैं, ना और ज्यादा इक्विपमेंट लगा सकते हैं। हमें सिर्फ करना क्या था, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना था एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, यानी कि सेम रिसोर्सेज को थोड़ा सा अपडेट करके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करनी थी। अब बात है फिर सर्विस सेक्टर और जो इंडस्ट्रीज में इतनी ग्रोथ क्यों आई, क्योंकि वो नए नए डेवलप होने शुरू ही हुए थे। तो जब भी कोई चीज नई शुरू होती है तो उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, बाद में कहीं जाके ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट होती है या फिर सैचुरेटेड होती है। तो वही चीज यहां पर देखते हैं। तो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जीडीपी आ रहा था इंडिया का वो लगातार डिक्लाइन करता रहा। जैसे यहीं पे देखो, फ्रॉम 53 इन 1951 टू अबाउट 14% इन 2014, यानी कि जहां पे हम 53% पे थे 1951 में, यानी कि टोटल जीडीपी का 53% सिर्फ कहां से था, एग्रीकल्चर सेक्टर से। 2014 में आके वो सिर्फ 14% रह गया, ठीक है। तो ये हालात हो गए थे। अब इसके बाद रीजन समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतना बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। इसे कुछ खास रीजंस हैं, 8 रीजंस देखे हमने यहाँ पे। पहला क्या आता है, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। भाई हम आज भी जमाने के साथ बदल नहीं रहे थे, और ये चीज हमने देखी है कि जब भी हम अपने चीजों को चेंज नहीं करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेंगे, अपने मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे, टाइम के साथ साथ इवॉल्व नहीं होंगे, तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी, हम पीछे रह जाएंगे बाकी दूसरी इकोनॉमी से, दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हुई, हम अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से यूज करे थे, जिसका बहुत भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें ग्रोथ क्या होती चली गई, कम होती चली गई। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। भाई एक अच्छी बात है कि भाई हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी अच्छी है, ठीक है, हमें हर तरह के सीजन एंजॉय करने का मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि एग्रीकल्चर हमारा मॉनसून पे डिपेंड करता है, कि अगर बारिश वगैरह टाइम पे हो गई, मौसम सही रहा तो बहुत बढ़िया बात है, वरना वो जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो सकती हैं, बर्बाद भी हो सकती हैं। तो डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून। तीसरा, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब
ऐसा क्यों हुआ प्रोडक्शन गिरने का? क्योंकि पहले जो है ना रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ही, लेकिन जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई वो धीरे धीरे जो लैंड होल्डिंग है वो डिवाइड होती चली गई। तो आप छोटे से रिसोर्स में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन करने की सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि हम जो है या फिर जो फार्मर्स हैं वो डिवाइड होते चले गए। अब जब फार्मर्स डिवाइड होते चले गए तो धीरे धीरे लैंड की होल्डिंग्स भी डिवाइड होती चली गई। जैसे मान लेते हैं भाई, पहले एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि भाई जो राम है उसके पास 100 एकड़ जमीन थी। अब 100 एकड़ जमीन मान लेते हैं भाई एक अच्छी खासी लैंड है, एक अच्छे बड़े लेवल पे क्या हो सकते हैं यहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, ठीक है। तो एकड़ जमीन है, फिर इसके 2 बच्चे हुए, ठीक है। अब 2 बच्चे हुए, अब 2 बच्चों में कैसे बट गया, एक के पास 50 एकड़, फिर एक के पास 50 एकड़, फिर ऐसे ही इन दोनों के भी भाई 50 वालों के इन दोनों के भी 2 बच्चे हुए, फिर 25 एकड़ रह गई सबके पास। तो धीरे धीरे इसी प्रकार से ना जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल लेवल पे रह गई, कम रह गई। और जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे या फिर जब रिसोर्सेज बड़े लेवल पे डिवाइड हो जाएंगे तो प्रोडक्शन कभी भी बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं किया जा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा प्रोडक्शन कम होने का। तो वही चीज यहाँ पे हुई, ठीक है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। फोर्थ, लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी बात मैंने करी ली कि भाई रिसोर्सेज तो हमारे पास सेम है, हम उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा था उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे, तो लो प्रोडक्टिविटी हुई। इसके बाद 5th पॉइंट क्या आया, रिड्यूस सब्सिडी इन पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स 1990, जिसकी भी हम बात करेंगे भी, पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स में सब्सिडी रिड्यूस कर दी। अब तो सी बात है, सब्सिडी क्या थी, एग्रीकल्चर के लिए मोटिवेशन, जो भी पर्सन फार्मर्स थे जो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी को चलाना चाह रहे थे या फिर जो खेती करके, ठीक है, या अनाज का प्रोडक्शन करना चाहते थे, वो किससे मोटिवेट होते थे, जनरली सब्सिडीज को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर रखी थी जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती थी तो लोग जो है मोटिवेट होते थे, लोगों की इनकम ज्यादा होती थी, फार्मिंग से प्रॉफिट ज्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दी। अब जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दी तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फार्मर्स जो है ना वो कम मोटिवेटेड रहने लग गए फार्मिंग की तरफ। ये भी एक मेजर रीजन बना प्रोडक्शन के गिरने का। इसके बाद 6th पॉइंट क्या आता है, लो स्किल लेवल्स ऑफ फार्मर्स। अब भाई जो स्किल लेवल्स है फार्मर्स के वो क्या हो गए, कम हो गए, लो स्किल, यानी कि अभी भी लोग जो है वो पुराने तरीकों से खेती बाड़ी करते आ रहे थे, जिस तरीके से फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं था, तो उन चीजों की वजह से भी प्रोडक्शन गिरा। इसके बाद जैसे कि अब आप देखोगे ना, एग्रीकल्चर को हमें एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि लोग जो है वो फार्मिंग भी सीखें। बहुत से लोग फार्मिंग सीखते हैं जहां पे हम अलग अलग तरीके देखते हैं कि भाई ये भी जो है ना वो एक बहुत स्पेशल नॉलेज है कि हम कम से कम सोइल में कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए प्रॉपर स्किल, प्रॉपर नॉलेज फार्मर्स के पास नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बना हमारी प्रोडक्शन कम होने के ऊपर। अगर आप बाकी कंट्रीज में फार्मिंग के तरीके देखोगे तो वहां पे लोग भी कम लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं फार्मिंग के अंदर, बट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। हमारे वहां पे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं की जाती। दूसरा, वो लोग नई नई स्किल्स सीखते हैं, उन्हें पता है किस जमीन पे किस तरह की खेती करना ज्यादा ईजी रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया। इसके बाद 7th पॉइंट क्या आता है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैंने अभी बात की कि भाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ही नहीं रहे, तो इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, नेसेसरी फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो कि बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करे इस चीज को लेके। तो ये 7 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बने। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 8वां पॉइंट, प्राइस वोलेटिलिटी। भाई प्राइस लगातार वोलेटाइल रहे, ऊपर नीचे होते रहे, क्यों, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है या फिर जो ग्लोबलाइजेशन है उन चीजों की वजह से, जो बाकी इकोनॉमी है उनकी वजह से भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता रहा। तो ये भी एक मेजर कोज बना। तो ये बहुत सारे कोजेज हैं जिन चीजों की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो गई। अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट को, ओवर द पीरियड 1951 से 2011, यानी कि 1951 से लेकर 2011 तक प्राइमरी सेक्टर ग्रू एट एन एनुअल एवरेज ऑफ 2.8%, यानी कि 1951 से 2011 तक जो प्राइमरी सेक्टर है वो लगातार ग्रो करता रहा 2.8% के रेट से, व्हाइल सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर हैव बोथ ग्रोन एनुअल एवरेज रेट ऑफ 6%। यानी कि ये जो है ना सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और टर्शियरी सेक्टर, इन्होंने काफी तेज ग्रोथ दिखाई इनिशियल लेवल पे, जो कि एक होनी भी चाहिए थी, क्योंकि इनिशियल लेवल जब कोई सेक्टर आता है तो वो बहुत तेजी से ग्रोथ वहां पे मिलती है और लोग जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज
दिखती हैं वहाँ पे, नए नए काम करने के तरीके दिखते हैं, ठीक है, नए नए मौके दिखते हैं और अच्छा पैसा कमाने का एक जरिया दिखता है। तो इसकी वजह से जो है किसी भी नई चीज़ की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होती है। तो जैसे यहाँ पे देखने को हमें मिली भी, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो गई, ग्रोथ कम हो गई इसलिए यहाँ पे ग्रोथ हुई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक नया सेक्टर था इसलिए ये जो है ज़्यादा फास्ट ग्रो करा था एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर तो पहले ही चला रहा था और बस दिक्कत ये थी कि हम जो है ना अभी भी थोड़े से प्रिमिटिव मेथड्स को फॉलो कर रहे थे यहाँ पे, और प्रिमिटिव मेथड को फॉलो करने की वजह से, पुराने मेथड, ठीक है, फॉलो करने की वजह से हम लोग जो है प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में क्या रह गए, पीछे रह गए। धीरे धीरे जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी बदलती चली गई। अब एक चीज समझते हैं, पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स। अच्छा हाँ, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसी टॉपिक पे, बाद में पढ़ेंगे इसे। हाँ, तो अब एक और चीज़ क्या आती है कि भाई बात आई कि अगर प्रोडक्शन गिर रहा था एग्रीकल्चर का, तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि फिर जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया में, ठीक है, हम लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे थे। तो अनाज का प्रोडक्शन गिरा था लेकिन कुछ का प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से बढ़ा भी था। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ा था, इसकी बात हम करेंगे जब मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में डीप में समझेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है क्यों चलाया गया था, क्या एडवांटेज थे उसके, क्या डिसएडवांटेज थे, सबकी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग वो वीडियो जरूर देखोगे। अभी पहले समझते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसकी वजह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है ना वो 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। यही नहीं, जो फिशिंग करते थे फार्मर्स, उसका प्रोडक्शन भी क्या हो गया, 10 टाइम्स से ज्यादा हो गया ब्लू रिवॉल्यूशन की वजह से। तो जो मल्टीपल रिवॉल्यूशन चलाई गई ना, इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन टाइम पे लगातार बढ़ता भी चला गया, जिसकी वजह से जब हमारी कंट्री किसी ऐसे हालत में थी, जब आजाद हुई थी, कि हमें अपना फूड भी इंपोर्ट करना पड़ता था, फिर हम खुद को जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट बना पाए बाकी दूसरी कंट्री से। हम लोगों ने खुद के लिए खुद प्रोडक्शन चालू कर दिया, ठीक है, और आज तो हम अच्छे खासे लेवल पे फूड प्रोड्यूस कर भी रहे हैं। वो अलग बात है कि धीरे धीरे अब कुछ केमिकल मेथड्स भी, जैसे कि अब हम बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है धीरे धीरे कम हो गई है, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होता है फूड प्रोडक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी हार्म भी हो रही है और हम केमिकल्स कंज्यूम भी कर रहे हैं। उन सब की बात हम करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। अब पहले समझते हैं पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स की। पोस्ट रिफॉर्म ईयर्स क्या थे। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट की बात की कि सब्सिडी हटा दी गई थी, वो क्यों हटी थी वो समझते हैं अब यहाँ पे। तो हाई फिजिकल डेफिसिट हुआ किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। आप सबको पता है फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इसे हम बजट डेफिसिट ही बोलते हैं। इस बात का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कम है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिवेन्यू के हिसाब से ज्यादा हो रहा है। अब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और गवर्नमेंट के पास पैसा कम आएगा तो गवर्नमेंट को पैसा उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यहाँ से पैसा उधार ले सकती है। तो जिन चीजों की वजह से गवर्नमेंट का डेफिसिट जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। अब गवर्नमेंट को डेफिसिट जो है ना, वैज अ बर्डन जो था, डेट बर्डन, वो कम करना था। वो कम कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो हाई फिजिकल डेफिसिट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच फोर्स्ड इंडियन गवर्नमेंट टू फॉरगो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज टू ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्ट एन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। मतलब जहां पे हमने, एक याद होगा आपको, पिछले यूनिट में, ठीक है, हमने बात की थी, मतलब पिछले ब्लॉक में बात की थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक थ्योरी थी उसके बारे में, कि जब एक कंट्री या फिर एक इकोनॉमी ये सोचती है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम जो गुड इंपोर्ट करने वाले हैं उसका सब्स्टिट्यूट अपनी कंट्री में बनाएंगे और वो कंज्यूम करेंगे, इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब धीरे धीरे ये कम होने लग गया, एंड अडॉप्ट एन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, और हम थोड़ा सा बाहर कंट्री जब देखने लग गए ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि हम अपना एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए भी, और थोड़ा बहुत जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिजर्व जो बिगड़ा था वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा वहां से। तो देयर आर 3 ways थ्रू विच एनी गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इट्स फिजिकल डेफिसिट। 3 तरीके होते हैं गवर्नमेंट जो अपने फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस कर सकती है, अपने जो भी लोन वगैरह है, डेट वगैरह से कम कर सकती है। कैसे करेगी? पहला, इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू, भाई टैक्स रिवेन्यू को बढ़ा दे, लोगों से ज्यादा पैसा ले। जब लोगों ज्यादा पैसा लेगी तो रिवेन्यू गवर्नमेंट का भी बढ़ जाएगा, तो हो सकता है गवर्नमेंट का उस रिवेन्यू से एक्सपेंडिचर भी पूरा हो जाए, और दूसरा जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उस रिवेन्यू में से वो गवर्नमेंट डेट को चुकाने में खर्च कर सकती है। जिसकी बात मैंने की भी थी कि इंडिया में ये हालात चल रहे हैं कि इस टाइम पे इतना डेट है हमारे इंडिया पे कि 24% ऑफ टोटल टैक्स रिवेन्यू, टोटल गवर्नमेंट रिवेन्यू सिर्फ उस डेट का ब्याज देने में, इंटरेस्ट देने में निकल जाता है। तो इंक्रीज इन टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, पर इसके जरिए होगा क्या? कंज्यूमर्स पर टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। बी विद
अच्छा एक मिनट, पी आइदर लेविंग हायर टैक्सेस और बाय ब्रिंगिंग मोर पीपल इनटू टैक्स नेट, या तो भाई ज़्यादा टैक्स लगाओ लोगों के ऊपर, जो भी एग्जिस्टिंग लोगों में ज़्यादा टैक्स लगाओ, या फिर ब्रिंगिंग मोर पीपल इनटू टैक्स नेट, या फिर और ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आओ। बी पार्ट क्या आता है, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर ले। भाई देखो दो ही तरीके होते हैं ना लोन उतारने के, या तो अपनी इनकम के सोर्स बढ़ा लो, इनकम ज़्यादा कमाओ, इनकम ज़्यादा कमाओगे डेट का बर्डन भी कम लगेगा, अब डेट चुका भी पाओगे, या फिर अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लो तो भी वहाँ से पैसा बचेगा, डेट चुकाने में हेल्प हो जाएगी। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी सेम बात होती है और गवर्नमेंट के लिए भी सेम कहानी है। तो रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सी पॉइंट क्या आता है, रिड्यूस ट्रांसफर पेमेंट लाइक सब्सिडीज। भाई जो ट्रांसफर पेमेंट करती है, ट्रांसफर पेमेंट को आप मान लो खैरात जो बांटती है गवर्नमेंट, आजकल ये फ्री बीज टॉपिक बहुत चलता है, ठीक है। पेमेंट दो ही तरह की होती है, एक तो होता है जब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम या फिर अर्नड इनकम, दूसरी क्या होती है अनअर्नड इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ए इंडिविजुअल लेवल बात करूं तो जो मैं काम कर रहा हूं उसके बदले जो पैसा मिल रहा है वो मेरी क्या है अर्निंग है, वो मेरी अर्नड इनकम है, वो मेरा फैक्टर इनकम है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं उस पैसे के लिए। दूसरा अगर मान लेते कोई मुझे गिफ्ट दे देता है, कोई रिलेटिव मेरे को पैसे दे देता है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी अनअर्नड इनकम, यानी कि एक तरह से ट्रांसफर इनकम। तो जो गवर्नमेंट ये ट्रांसफर इनकम देती थी किसानों को सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने अगर दिया वो देना बंद कर दिया, फिर रिड्यूस कर सकती है अपने डेफिसिट को कम करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने किया भी था डेफिसिट कम करने के लिए अपना कि भाई सब्सिडीज अब नहीं देंगे हम किसानों को, जिसकी वजह से हुआ क्या, किसान लोग जो हैं वो एक तो पहले ही परेशान थे क्योंकि फूड का प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, अनाज प्रॉपर तरीके से नहीं उग रहा था, मानसून पे डिपेंडेंसी थी, ठीक है, या फिर फसलें बर्बाद हो रही थी किसी भी चीज़ की वजह से। और दूसरी बात तो इन चीज़ों की वजह से एक तो दिक्कत थी, दूसरा जो एक मोटिवेशन था कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है खेती को बढ़ाने में, एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने में, वो भी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो किसान जो है वो और ज़्यादा क्या हो गए, डिप्रेस हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा फार्मिंग के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। फिर भी कोई भी डाउट बच गया हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन होना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, जहां पे हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, प्रिमिटिव फार्मिंग में या फिर कन्वेंशनल फार्मिंग में और मॉडर्न फार्मिंग में, दोनों को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ले सकते हो आप, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे नोट्स भी ले सकते हैं। आप जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैटर ऑन बोर्ड के सामने से।